नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एटीवी पर। देश का नंबर वन डिबेट शो एटीवी पर स्वागत है। मैं हनु नायक और आप सभी का स्वागत करता हूं। उसी के साथ आज जो हमारा विषय है कि शिक्षा के मंदिर कहे जाने वाले स्कूल पर एक बड़ा प्रश्न उठा है। और प्रश्न ये है कि आरटीई के तहत पहले बच्चों को एडमिशन लिया जाता है, फिर एडमिशन लेने के बाद 24 जो छात्र छात्राएं हैं उन बच्चों का जीवन बनने से पहले ही अंधेरे पर संकट आ पहुंचता है और पालक जो है दर दर भटकते हैं और मानसिक रूप से प्रताड़ित होते हैं और हमारे चैनल को भी बताते हैं। साथ ही जब हम जायजा लेने और बात करने जब संभाग संचालक जो कार्यालय होती है, जो शिक्षा का सबसे बड़ा मंदिर होता है, जो 5-6 जिला देखती है, वहां जब हम पहुंचते हैं तो वहां पर कोई भी नहीं मौजूद रहता। एक व्यक्ति मौजूद रहता है, वो ये बताता है कि कोई भी नहीं है, सब छुट्टी मना रहे हैं। बताया जाता है कि ये कहावत आता है कि वो कहावत ये रहता है कि जब तक सास नहीं है तब तक बहू कुछ भी करेगी। वही स्थिति छत्तीसगढ़ के शिक्षा का भी वही हाल है। जब तक शिक्षा मंत्री नहीं है तब तक जिला शिक्षा अधिकारी से लेकर तमाम जो अधिकारी है शिक्षा के, वो कहीं ना कहीं बहुओं की तरह ही नखरा दिखाएगी। और ये स्थिति छत्तीसगढ़ की दिख रही है। बिलासपुर में जैसे पहले आपने देखा कि शराब लेकर जो है स्कूल के अंदर बैठता है, तो कहीं बस्तर क्षेत्र में शराब को तो छोड़ दीजिए, स्कूल में ही बाथरूम है और बाथरूम में ही स्कूल है। ऐसा भी नजारा हम देखें तो ये बदतर स्थिति शिक्षा का बन चुका है। डीपीएस स्कूल का मामला सामने आ रहा है। मैं चाहता हूँ थोड़ा सा दिखाया जाए वीडियो। साहब भी नहीं है ना? नहीं नहीं साहब मुझे डालिया नहीं। ये आप देख सकते हैं संभाग संयुक्त संचालक का कार्यालय है, जो पूरे दुर्ग जिले को संभालते हैं। पर यहाँ संभालने वाले कोई भी नहीं है, एक ही व्यक्ति जो बैठे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कुर्सियों पर कोई भी नहीं है। बोलते हैं ना कि शिक्षा मंत्री जब तक नहीं है तब तक जो बहू है कुछ भी करेगा। वही स्थिति आपको दुर्ग का मैं दिखा रहा हूँ। पंखा चल रहा है पर पंखा के नीचे कोई भी नहीं है, ये कारण है। और समय जो आप देख सकते हो लंच का समय वैसे बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री नहीं है क्योंकि वही बहू है, और शिक्षा मंत्री का पोस्ट नहीं है करके शिक्षा के जो कर्मचारी रहते हैं वो तो नदारद रहेंगे ही। पंखा भी ऐसे चालू करके रखे हैं ताकि बिजली का बिल आए और शायद सरकार पटाए। ये स्थिति है, आप लोग सब देख चुके होंगे। ये संयुक्त तो संचालक जो शिक्षा संभाग होती है, जो 7 जिले का कमांड रखती है। 3 बजे का जो दृश्य था वो था। और मैं शिकायत लेकर जब गया, मैं अपना शिकायत लेकर गया कि डीपीएस स्कूल में 24 बच्चों को क्यों निकाला गया। भैया मैं किससे पूछूं? जिला शिक्षा अधिकारी जी बोलते 4 से 5 बजे मिलेंगे, लेकिन वो भी नहीं मिले हमें। तो हम करे तो करे क्या? एक मीडिया करे तो करे क्या? डीपीएस स्कूल के प्राचार्य से भी हम बात करने की कोशिश की, वो भी नहीं मिल पाए। तो शिक्षा व्यवस्था जो है चरमरा गई। मैं पहले भी आपको बताया कि जब तक सास नहीं है बहू कुछ भी करेगी, और बहू करते आ रहे हैं। राजनांदगांव से लेकर तमाम जो जिले हैं वहां पर जिला शिक्षा अधिकारियों की मनमानी दिख रही है। जिला शिक्षा अधिकारी पहले तो आदेश कर देते हैं कि सारे प्राइवेट स्कूल एक काम कीजिए, नेताओं और ऑफिसर के बच्चों को एडमिशन करवाना है। कहीं ना कहीं ऐसा आरोप लगता है नेताओं और जो बड़े बड़े जो ऑफिसर है, कलेक्टर रैंक के जो ऑफिसर, उनके बच्चों को डीपीएस स्कूल में एडमिशन करवाना है, जो आरोप लग रहा है। और उनके बच्चों के लिए गरीब के बच्चों जो आरटीई में जो पढ़ते हैं उनको कहीं ना कहीं वंचित करना है। मैं सबसे पहले हमारे जो इस कार्यक्रम में जो जुड़ रहे हैं, संजीत विश्वकर्मा जी आम आदमी पार्टी से है, हमारे साथ जो जुड़ रहे हैं। और साथ ही अली हुसैन सिद्दीकी जी है, जो आरटीए एक्सपर्ट है। साथ ही सामाजिक जो कार्यकर्ता है अली हुसैन सिद्दीकी जी, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और हमारे इस कार्यक्रम में जो दीर्घा है, हमारे जो दीर्घा है कार्यक्रम के, वो है जयप्रकाश यादव जी, जो प्रवक्ता के रूप में है भारतीय जनता पार्टी के, वो भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सबसे सभी पहले को हम अली नमस्कार। हुसैन सिद्दीकी जी सबसे पहले हम अली हुसैन सिद्दीकी जी से बात करेंगे। अली हुसैन सिद्दीकी जी, ये रवैया जो है दुर्ग जिले का है, और रवैया साफ आप देख सक रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। डीपीएस स्कूल का मामला है। 24 बच्चे जो हैं आज उनके घर में जो दुख की घड़ी आन पड़ी है कि बच्चा जो है शिक्षा से वंचित हो रहा है। क्या कहना चाहेंगे अली हुसैन सिद्दीकी जी? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि ये मामला सिर्फ डीपीएस रिसाली और डीपीएस दुर्ग का नहीं है, साथ में डीएवी स्कूल जो हुड़को में है उसका भी है। और ये सब मिलकर के 24 ऐसे बच्चों के साथ में नाइंसाफी किए हैं, जो जिला प्रशासन है वो बहुत ही घोर निंदनीय है। जब बच्चा पहली पढ़ चुका था उस समय उसकी जांच ना करके दूसरी जब आज पढ़ रहा है वह बच्चा, तब एक ऑर्डर निकाला जाता है कि इन बच्चों को 24 बच्चों को उस स्कूल से हटाया जाए और उनको आत्मानंद स्कूल में भेजा जाए। ये जो तानाशाही रवैया अपनाया गया है जिला प्रशासन के द्वारा
और बीजेपी सरकार के द्वारा इसकी मैं घोर निंदा करता हूं और जितनी पुरजोर भर्त्सना हो सके मैं उसकी भर्त्सना करता हूं, क्योंकि जब बच्चा एक जो कोमल बच्चा होता है, एक घड़े की तरह होता है, जो घड़ा अभी पूरी तरीके से पका भी नहीं है, उस बच्चे को जब 2 साल उस स्कूल के वातावरण में ढल गया, उसके बाद से उसको निकाल करके आप एक आत्मानंद के सरकारी स्कूल इंग्लिश मीडियम स्कूल में आप डालेंगे तो उस बच्चे के साथ में जो घटना आगे चल करके उसका मोरल डाउन होगा और उसका जो आत्मीय स्थिति, मानसिक स्थिति सारी खराब होगी और उनके घर वाले जो हैं वो भी परेशान होंगे। और जो हर आदमी चाहता है कि ये जो, मेरे को तो ये समझ में नहीं आया कि जो सरकार है, यहाँ की जिला प्रशासन कमेटी जो बनाई शिक्षा पे, ये सिर्फ डीपीएस के स्कूल और डीएवी स्कूल, सिर्फ 2 ही स्कूल के 24 बच्चों को हटाने का रीजन क्या है? ये रीजन मेरे को समझ में नहीं आया, क्योंकि इनके पास में कोई विजन नहीं था। सिर्फ बड़े स्कूल के जो लोग हैं, धन्ना सेठ लोग हैं, बड़े बड़े स्कूल चलाने वाले जो लोग हैं, इनको फायदा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं उस रिक्त किया गया है सीट को। और सिर्फ 2 ही स्कूल ऐसे नहीं है, ऐसे बहुत सारे और स्कूल थे जिसकी जांच करनी चाहिए थी, लेकिन ये 2 ही स्कूल पे सिर्फ जांच किया गया और ये 2 स्कूल के 24 बच्चों को, 3 स्कूल के 24 बच्चों को निकालने का काम किया गया है, हटाने का काम किया गया है। इसके लिए जिला प्रशासन पहले ही जांच कर लेता, जिस समय उन बच्चों का एडमिशन हुआ था उस समय जांच करके फिर उसके बाद से उस पर कार्रवाई की जानी थी। लेकिन ये जांच भी जो है आधी अधूरी की गई और जो स्कूल के जो वहां के जो पर्यवेक्षक होते हैं जिनके मार्फत से आरटीई का एडमिशन होता है, आरटीई के एडमिशन के लिए ऑनलाइन लोग आवेदन करते हैं और उसके बाद से ऑनलाइन जो पावती मिलती है उसको और सारे कागजों को जो नोडल अधिकारी होता है उसके पास में जमा किया जाता है। जब जमा कर देने के बाद से ये होता है कि उसकी वेरिफिकेशन होती है, सत्यापन होता है और सत्यापन उपरांत उस बच्चे का एडमिशन होता है। जब सब कुछ हो जा रहा है, एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने वाले जो आरटीई के तहत पढ़ता है उसका खर्चा भी सरकार ही उठाती है और आज आप आत्मानंद स्कूल में उस बच्चे को भेज रहे हैं, उसका भी खर्चा जो है सरकार ही उठाएगी। तो फिर ये स्थिति क्यों ऐसी निर्मित की गई कि आज उन बच्चों को, जो मासूम बच्चे हैं, पहली दूसरी पढ़ने वाले दूसरी क्लास के बच्चे हैं, ऐसे 24 बच्चों को आपने हटाने का काम किया है। किसी की एक शिकायत हो जाने के कारण से कुछ लोगों की जांच करके आपने नोडल अधिकारी को बचाने के लिए, नोडल अधिकारियों ने क्या किया है? मैं एक बच्चे से मिला था, मैं कलेक्टेड गया था जिस दिन, एक बच्चे की परिजन से मिला था। उनका कहना था साफ साफ कि भैया हम लोग अपने क्षेत्र में ही रहते हैं, उस एरिया में ही रहते हैं, सब कुछ हम लोगों का सही था, लेकिन फिर भी नोडल अधिकारी के द्वारा हमें दबाव बनाया गया और दबाव बना करके हमसे कागजों में, कोरे कागजों में साइन करवाया गया कि आप मेरी नौकरी खा जाएंगे, ऐसा बोल करके परिवारजनों को दबाव बना करके, बच्चों का भविष्य न बर्बाद हो बोल करके उन परिजनों ने बोला कि कुछ नहीं हो, नोडल अधिकारी ने बोला कि कुछ नहीं होगा, आप टेंशन मत लीजिए, ये जांच चल रही है, आपका बच्चा वहीं पढ़ेगा। और उस लालच में जो परिजन है वो साइन करते गए और साइन करते करते ये हुआ कि नोडल अधिकारी अपने आप को बचाने के लिए, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी जो है वो अपने आप को बचाने के लिए ये कृत्य को अंजाम दिए हैं और उनके साथ जो है आज ये घटना जो घटी है ये बहुत ही निंदनीय है। मैं इसकी पुरजोर भर्त्सना करता हूँ। जी अली हुसैन सिद्दीकी जी। अली, संजीत विश्वकर्मा जी के पास पहुंचते हैं। संजीत विश्वकर्मा जी, साफ साफ दिख रहा है भिलाई के जो रिसाली डीपीएस है और साथ ही जो अन्य जो स्कूल बता रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था है वो तो द्रोणाचार्य के समय से भी बहुत बदतर नजर आ रहा है। द्रोणाचार्य के समय तो एकलव्य को भी इतना प्रताड़ित नहीं किया गया जो अभी के समय में प्रताड़ित किया जा रहा है। एकलव्य तो चलो बाल अवस्था में नहीं थे, पर ये तो जो बाल अवस्था है, KG1 KG2 जो बाल अवस्था होती है उसमें मानसिक जो पीड़ा होती है वो बहुत बड़ी पीड़ा होती है। संजीत विश्वकर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप, जो दृश्य दिख पा रही है इस समय भिलाई में, जो पालकों पे भी बड़ा असर पड़ रहा है? देखिए, ये बहुत ही अहम और गंभीर मुद्दा है, जिस मुद्दे को आज आपके चैनल के माध्यम से जितना भी अधिक हो लोगों तक पहुंचे, इस बात की हम उम्मीद रखते हैं। लेकिन आज जिस तरह हमारे साथी प्रवक्ता श्री सिद्दीकी जी ने जो अपनी बात रखी, लगभग उन्होंने सारे विषयों पे अपनी बात को रखा है। लेकिन आपको मैं ये बताना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, उनके छत्तीसगढ़ क्षेत्र में जो शिक्षा को लेकर व्यवस्था है, इस पर तो लगातार ही सवालिया निशान उठे हैं। और ये मुद्दा अभी तो चलिए, ये राइट टू एजुकेशन की बात है, डीपीएस स्कूल, डीएवी स्कूल की बात है, जहां पर सिर्फ 24 बच्चों को अभी तक इन्होंने निकाला है, कार्रवाई की है जिनके ऊपर में। लगभग ऐसे 165 बच्चों की सूची इन्होंने बना रखी है।
ये भारतीय जनता पार्टी की नीति ही नहीं है कि लोगों को एजुकेशन दिया जाए, लोगों को शिक्षित कर दिया जाए, लोग शिक्षित हो जाएंगे तो सवाल करने लगेंगे। सबसे ज्यादा और सबसे गंभीर विषय और सबसे ज्यादा शर्मनाक बात तो ये है कि जिन बच्चों को आज उस स्कूल से निकालकर किसी दूसरे स्कूल में भेजा जा रहा है, एक तो उनके पढ़ने का जो सिलेबस और जो पढ़ने का, आजकल हर स्कूल में आप देखेंगे एक ही स्कूल के अगर 4 ब्रांच है तो वहां पे सिलेबस चेंज होता है। आप ये सोचिए डीपीएस स्कूल से निकाल के उन्हें आत्मानंद स्कूल में डाला गया है, जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला भी 2 महीनों में, आने वाले सिर्फ 10 से 15 दिनों में, उनके एग्जाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उस एग्जाम के साथ साथ उस बच्चे की जो मानसिक स्थिति है उस पर जो विचार करने की बात है कि उनका फ्रेंड सर्कल बदल जाएगा। और वो एक कहीं ना कहीं वो बच्चे जो समझदार होंगे उन्हें, उनके दिमाग में ये भी आएगा कि कहीं ना कहीं हमारे माता पिता ने कोई गलती की थी जिसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ती। लेकिन आपको बताना चाहता हूं कि जिसमें जो आरटीई के तहत जो धारा 2009 जो आरटीई अधिनियम बना था 2009 का, उस तहत भी जो क्राइटेरिया रखा गया उसमें बहुत से लोग उसके अंदर तो आते भी हैं। आपको बता रहा हूँ, एक हमारे मड़ौदा टैंक के ही एक निवासी हैं जिनका बच्चे का एडमिशन था, डीपीएस स्कूल से महज 2 किलोमीटर भी दूरी नहीं होगी, जबकि 2.8 किलोमीटर का उसका क्राइटेरिया है। सबसे पहली बात, एक तो शिक्षा प्रक्रिया को जब पूरी तरह से आरटीई में एडमिशन लेने की पूरी प्रक्रिया को जब फॉलो करके पूरे नियमों को उन्होंने पालन करके जब एडमिशन लिया, तो उसको जांच में अगर 1 साल लग गया तो ये किसकी मतलब कमी है इसमें पूरा का पूरा दोषी शासन है। और ये व्यवस्था सिर्फ छत्तीसगढ़ के आज आरटीई के तहत एडमिशन लेने वाले बच्चों का नहीं है। छत्तीसगढ़ के आप बस्तर के सुदूर इलाकों में भी देखिए, जहां पे छात्रावासों में बालिकाओं की मृत्यु हो जाती है, जहां पे बच्चों के जिस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी ने काफी विरोध किया था, और ओरछा छोटे डोंगर में जहां पे बच्चियों के जहां पे छात्रावास है वहां के उनके निवास में उनकी निजता को भंग करने का भी जो आरोप वहां पे जो जानकारी मिली थी, जिसको लेकर हमने काफी कड़ी कार्रवाई की थी, उसके बाद वहां पे बच्चों को शिफ्ट किया गया। आज भी हम इस मामले को लेकर जिला शिक्षा अधिकारी से मुलाकात करने का हमने प्रयास किया था, लेकिन जिला शिक्षा अधिकारी, जैसा कि हमारे पत्रकार साथी भी वहां पे गए हुए थे, उनसे मुलाकात नहीं हुई और हमसे भी मुलाकात नहीं हुई। ये जो गैर जिम्मेदाराना रवैया है, पूरी तरह से फेलियर बीजेपी की गवर्नमेंट है। आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसमें पालकों का तो जो अपमान किया तो किया इन्होंने, लेकिन जो एडमिशन की प्रक्रिया उसको जो फॉलो किया गया तो किस आंख से देखकर उन्होंने उस समय उसको ओके किया था और अभी कौन सी उनकी आंखें खुल गई। तो ये बहुत ही गंदी प्रक्रिया है। और जो आपने कहा हमारे साथी प्रवक्ता अली हुसैन सिद्दीकी जी ने कि ये बड़े लोगों को, रसूखदार लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए डीएवी डीपीएस जैसे स्कूलों से उन बच्चों को निकाला गया, तो ये बिल्कुल इसमें सच्चाई है, कहीं कोई गलत नहीं है। डीपीएस स्कूल जैसे लोगों को, ये गरीब बच्चे उस स्कूल में अच्छे नहीं लग रहे होंगे, उन्हें अच्छा नहीं लग रहा होगा कि ये बच्चे क्यों पढ़ लिख के इनकी स्टैंडर्ड के हो जाए। ये बहुत ही घटिया राजनीति है शिक्षा के ऊपर, इस तरह का पॉलिटिक्स स्कूलों द्वारा किया जाना, जहां पे शिक्षा का जिसे देवी माना जाता है, जहां शिक्षा का मंदिर है, उस जगह पे इस तरह की पॉलिटिक्स करने वालों लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, बल्कि उनका तो तत्काल बर्खास्तगी होनी चाहिए इसमें। और जो हमारी छत्तीसगढ़ शासन है, आज शिक्षा मंत्री ही नहीं है इनका, इससे ज्यादा तो शर्म की कोई बात ही नहीं होगी। आज शिक्षा मंत्रालय इनका पता नहीं कौन संभाल रहा है, ये भी स्पष्ट नहीं है, कौन देख रहा है ये भी स्पष्ट नहीं है। तो ये बहुत ही दुर्भावना है कि आप लोगों का किस तरह का गवर्नमेंट चल रहा है। भाई पिछले 1 साल में तो इतने करप्शन, इतने भ्रष्टाचार कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने, अब इन मासूम बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बहुत ही निंदनीय है और इसकी मैं घोर निंदा करता हूं। कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पर जांच की जानी चाहिए और उन बच्चों को किसी भी हालत उससे उस स्कूल से निकाला ना जाए, इस बात की भी हम मांग करते हैं। हम तो जिला शिक्षा अधिकारी के पास जाएंगे और अगर जिला शिक्षा अधिकारी ने उन बच्चों के वापसी पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया तो निश्चित उनके खिलाफ हम आंदोलन भी करेंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग करेंगे। जी 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 संजय जी, मैं अब चलता हूँ जयप्रकाश जी के पास। जयप्रकाश जी, घर में अंधेरा तो है, ये 24 घर के जो पालक है वो घर में लाइट तो जला रहे हैं, पर वो शिक्षा का जो उजाला है वो नहीं मिल पा रहा है और कहीं ना कहीं अंधेरा दिख रहा है। आपकी केंद्र की भी सरकार है, आपके राज्य की भी सरकार है, मैं यही कहना चाहूंगा, क्या कोई नीति बनाओगे? मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं जब डीओ से मिलने के लिए गया, डीओ तो नहीं मिले, लेकिन मैंने सोचा कि संयुक्त संचालक जो शिक्षा संभाग होती है, जो 7 जिलों का जो मालिक होता है शिक्षा का, उनके यहाँ जब मैं जाता हूं तो वहां भी मुझे अंधेरा नजर आता है। तो ऐसे अंधेरा में आप लोग कब उजाला डालेंगे? जयप्रकाश जी, मैं आपसे जवाब चाहता हूं कि कब तक ऐसे अधिकारियों के खिलाफ में आप मुख्यमंत्री को लिख कर देंगे, ये आपसे जवाब चाहता हूं। जयप्रकाश यादव जी। सभी साथी प्रवक्ताओं के विचार आए और देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि छत्तीसगढ़ में अमीर का बच्चा हो या गरीब का बच्चा हो, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सबको है। मजदूर का भी बच्चा ऊंचे से ऊंचे स्कूल में पढ़े और सबको शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान भी देता है और शिक्षा जो है सभी को मिलनी चाहिए।
जैसे सूर्य का प्रकाश हर जगह बराबर फैलता है, वैसे ही शिक्षा का प्रकाश जो है हर घर में, चाहे वो अमीर का घर हो गरीब का घर हो, हर घर तक पहुंचना चाहिए। यह हम सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और ये जो डिबेट का विषय आज आया है, मैं आपको बताऊं, जैसा कि हमारे साथी प्रवक्तागण भाई अली हुसैन सिद्दीकी जी आरटीई के बहुत मंझे हुए खिलाड़ी हैं और लगातार समाज के हित में काम करते हैं। मैं खुले तौर पर इनकी प्रशंसा करता हूं, बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, समाज के लिए लगे रहते हैं, इनका बहुत अभिनंदन है। और हमारे संजीत विश्वकर्मा भाई बहुत अच्छे ढंग से अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। मैं हनु नायक जी आपको बताना चाहता हूं कि भाई संजीत विश्वकर्मा जी ने जो बातें कही कि छत्तीसगढ़ में शिक्षा मंत्री इन दिनों कौन है, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं शिक्षा विभाग का प्रभार का जिम्मा उनको मिला हुआ है। और इससे पहले हमारे बृजमोहन अग्रवाल जी जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, जो कि वर्तमान में सांसद निर्वाचित हुए हैं अभी, वो हमारे शिक्षा मंत्री होते थे। उनके निर्वाचन के उपरांत मुख्यमंत्री जी उसको संभाल रहे हैं। और जो इन दिनों 22 बच्चों के भविष्य के विषय में जो यहाँ पर खिलवाड़ और ये सारी बातें आ रही हैं, मैं आपको कुछ आंकड़े बता देता हूं कि 33 जिलों में छत्तीसगढ़ के, बहुत ध्यान से आप सब सुनेंगे, छत्तीसगढ़ के 33 जिलों में 6,749 स्कूल हैं और 53,941 सीटें हैं। और स्टूडेंट्स की जो संख्या है वो है 3,40,906। इसमें से अब जो बात है उसको ध्यान देंगे, आरटीई में सत्र 2024-25 में आरटीई जो राइट टू एजुकेशन का जो हमें अधिकार प्राप्त है हमारे छत्तीसगढ़ के बच्चों को, उसमें 2024-25 में कुल दाखिला जो हुआ है वो 46,219 बच्चों का हुआ है। कितना? 46,219 बच्चों का दाखिला आरटीई के तहत 2024-25 में हुआ है। और ये जो 22 बच्चों का मामला डीपीएस स्कूल रिसाली का भिलाई से आया है, यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और 24 बच्चों का जो मामला आया है यह दुर्भाग्यपूर्ण है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने बड़े प्रदेश में कहीं अगर कोई विसंगति आती है तो निश्चित रूप से जब भी जागरूक, जैसा कि बहुत प्रचलित लोकप्रिय एटीवी न्यूज चैनल है, उसमें जो भी विषय मुद्दे आए हैं उस पे सुशासन की सरकार ने कार्रवाई की है और न्याय मिला है। तो ये 24 बच्चों का जो मामला सामने आया है, इसके तहत उन बच्चों को भी उनका अधिकार दिलाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रतिबद्ध है। और इसमें जो भी नोडल अधिकारी और जो कार्रवाई के लिए तैयार रहे, उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी कि किस प्रकार से बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का काम ये जो अफसरशाही जो लोग, एक जो अमला है वो कर रहा है, और इसमें क्या मामला है, ये सारी बिंदुओं पर जांच होने के बाद निश्चित रूप से जो भी दोषी हैं उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और उन सब बच्चों को जयप्रकाश जी आप पत्र प्रेषित करेंगे, दिलाया जाएगा। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं। आप मुख्यमंत्री जी को पत्र प्रेषित करके ये बताएंगे कि किस तरह लचर व्यवस्था बन रही है। विष्णुदेव साय जी भी प्रतिबद्ध हैं। जयप्रकाश जी 2 शब्दों में बताइए कि कब तक आप पत्र प्रेषित करके अवगत कराएंगे आपके सीएम को? जी कब तक प्रेषित करके बताएंगे कि ये स्थिति बना हुआ है? जो संयुक्त संचालक संभाग अधिकारी है जो ठाकुर जी है, वो तो खुद नदारद है, साथ ही अपने सारे लोगों को नदारद करके रखें। डीओ से जो बड़े होते हैं वो होते हैं, हम उनके पास भी गए तो वो भी नदारद रहे, साथ में उनके साथ साथ सारे लोग नदारद हैं। अभी भी मैं बता दे रहा हूं, अगर सास नहीं है तो बहू कुछ भी करेगी, बहू कुछ भी करेगी, तो आप लोग अवगत कब कराएंगे? ये बहुओं के नखरों को कब बताएंगे? जयप्रकाश यादव जी, मुख्यमंत्री क्या पत्र प्रेषित करेंगे? देखिए, सास और बहू का मामला जो आप कह रहे हैं, मुख्यमंत्री जी स्वयं शिक्षा विभाग का जिम्मा संभाले हुए हैं। और मैं क्षमा चाहूंगा हनु नायक जी, आप मेरे बहुत प्रिय हैं, और आप किस समय गए थे ये भी एक बात हो सकती है कि उस समय शायद लंच का समय तो नहीं था, किस समय आप गए थे, और जो वीडियो सामने आई है वो बातें सारी जांच का समय 3 बजे होता है। जयप्रकाश जी, लंच का समय 3 बजे होता है। मैं 1 मिनट चाहता हूँ वो वीडियो को पुनः दिखाया जाए। एक बार आप समय को भी देख लीजिएगा। स्वागत है। एक बार मैं चाहता हूँ कि पुनः वो वीडियो को दिखाया जाए। 3 बज रहा था।
नहीं, एक बार वो वीडियो को दिखाया जाए। ठीक, साहब भी नहीं है ना? नहीं साहब ये आप देख सकते हैं संभाग संयुक्त संचालक का कार्यालय है, जो पूरे दुर्ग जिले को संभालते हैं, पर यहाँ संभालने वाले कोई भी नहीं है, एक ही व्यक्ति जो बैठे हुए हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि कुर्सियों पर कोई भी नहीं है। बोलते हैं ना कि शिक्षा मंत्री जब तक नहीं है तब तक जो बहू है कुछ भी करेगा। वही स्थिति आपको दुर्ग का मैं दिखा रहा हूँ। पंखा चल रहा है पर पंखा के नीचे कोई भी नहीं है, ये कारण है। और समय जो आप देख सकते हो लंच का समय वैसे बता रहे हैं। शिक्षा मंत्री नहीं है क्योंकि वही बहू है, और शिक्षा मंत्री का पोस्ट नहीं है करके शिक्षा के जो कर्मचारी रहते हैं वो तो नदारद रहेंगे ही। पंखा भी ऐसे चालू करके रखे हैं ताकि बिजली का बिल आए और शायद सरकार पटाए। क्या कहेंगे अब जयप्रकाश जी? अनुनायक जी, 2 बजे से दोपहर 2 बजे से 3 बजे का लंच का समय होता है। वो सब आप लोग खाते हैं, आपके साथ अधिकारियों को खिलाते रहिए आप। संजीत विश्वकर्मा जी लंच टाइम का वीडियो है ये। लंच टाइम 1 से 1:30 रहता है, शासन के नियम अनुसार 1 से 1:30 रहता है। जी संजीत विश्वकर्मा जी, एक छोटा सा प्रश्न मेरे सवाल मतलब मेरे जहन में डाला है। यादव जी ने, साथी प्रवक्ता बीजेपी से बैठे हैं, उन्होंने कहा कि जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल से बाहर जा चुके हैं। इसका मतलब कि पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकार फेलियर है। इन्हें किसी प्रकार का कोई जिम्मेदारी निभाने का ना कोई तजुर्बा है, ना इनकी सरकार ठीक ढंग से छत्तीसगढ़ में काम कर पा रही है। वो किसी भी विषय में हो, आज चूंकि शिक्षा का विषय है, बच्चों के भविष्य की बात है, इसी विषय पर हम बात करेंगे। आज जिन अधिकारियों की जो मनमानी चल रही है, और जैसा कि हमारे साथी यहाँ पे दिखाया वीडियो, उन्होंने 2:45 3 बजे के आसपास का, आपको मैं बताना चाहता हूँ 1 बजे के आसपास मैं भी गया हुआ था। ठीक है, उस समय भी कोई अवेलेबल नहीं था। हालांकि मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, लेकिन उस समय भी कोई अवेलेबल नहीं था। आपको बताना चाहता हूँ 1 से 3 अगर लंच का टाइम है तो बहुत अच्छा गैपिंग है। अब ये बात सोचने की है कि जैसा एक हमारे साथी वक्ता ने एक बात और बोला कि विष्णुदेव साहब बिजली का बिल पटाएंगे। विष्णुदेव साहब तो बिजली का बिल छोड़िए, अपने घर का जो एक गमले में एक पौधा भी लगा रहे होंगे वो भी अपने पैसे से नहीं लगा रहे होंगे, हमारे पैसे से उनके घर में वो पौधा भी लग रहा होगा। आज इनके पास शिक्षा मंत्री नहीं है, मुख्यमंत्री को प्रभार लेके रखना पड़ा है, क्योंकि इनके पास विधायकों की संख्या नहीं। इनके पास ऐसा कोई विधायक नहीं योग्य है जो कि शिक्षा मंत्रालय संभाल सके छत्तीसगढ़ में। आज ये बात भी यहां पर प्रमाणित हुई, हमारे यादव जी ने एकदम स्पष्ट कह दिया कि यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी भारतीय जनता पार्टी के कंट्रोल में नहीं है। शिक्षा मंत्री बनाने लायक इनके पास कोई योग्य विधायक नहीं है। जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और रिमोट की तरह जो कि अमित शाह जी जैसा चला रहे हैं वैसा वो चल रही है, प्रमाणित इन्होंने कर दिया। मैं एक ही बात जानना चाहूंगा कि अगर भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्षम नहीं है तो इन्हें किस अधिकार से छत्तीसगढ़ के ऊपर अपनी सरकार बना के रखे रहने का काम है? मतलब है ये किस लिए इन्होंने छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ लोगों के ऊपर थोपने के लिए बना रखी हुई? ये तत्काल इन्हें इस बात पर संज्ञान लेते हुए उन बच्चों को भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इस बात का ध्यान रखते हुए इस पे माननीय कलेक्टर महोदय ऋचा चौधरी जी ने भी अपना वक्तव्य दिया है कि जो जांच पहले हुई है, जो प्रक्रिया पूरी हुई है, उसके ऊपर जब जांच की प्रक्रिया पूरी होकर उनको एडमिशन मिला है तो उन्हें तत्काल यथावत रखा जाए। उसके बाद भी अगर इस तरह की गतिविधियां अगर हो रही है, ये अंजाम लोगों को सामने भुगतना पड़ रहा है, तो ये निश्चित ही इसमें बहुत बड़ी मिलीभगत है शासन की, और शासन की मिलीभगत एकदम साफ साफ उजागर नजर आ रही है। तो मैं आपसे यही जवाब चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी के अंडर कंट्रोल अगर कंट्रोल में नहीं है जो अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी जो भी हैं, तो फिर किस लिए आपकी सरकार है, क्या कर रही है छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार, इस बारे में आप स्पष्टीकरण दें। लेकिन शिक्षा से जुड़ी अगर बात करेंगे तो शिक्षा से जुड़ी बात करें, और विषयों पे बात करना चाहेंगे तो फिर मुद्दा दिशाहीन होगा। हम भी और विषयों पर बात कर सकते हैं। के पास जाएंगे। जी जयप्रकाश। देखिए संजीत विश्वकर्मा साहब जो है जो बोल रहे थे बातें, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी तो शिक्षा की बात ना करे तो ज्यादा अच्छा होगा। कि दिल्ली में इन्होंने स्कूल शिक्षा की आड़ में क्या गुल खिलाया पूरे देश की जनता ने देखा है। और अफसरशाही की बात मैंने कब कही, ये अपने मन से जो है अपनी बात को मेरे मुंह में डालने का प्रयास कर रहे हैं। अफसरशाही वाली बात तो मैंने कही नहीं, आप रिप्ले करके वीडियो में देख सकते हैं। और योग्य विधायकों की बात इन्होंने जो कही है अनुनायक जी, तो योग्य विधायकों की कोई कमी नहीं है भाजपा में। भाजपा जो है पूर्ण बहुमत में छत्तीसगढ़ में आई है, और एक से बढ़कर योग्य विधायक हमारे छत्तीसगढ़ में हैं।
और चाहे आप हमारे वैशाली नगर विधानसभा के विधायक को देखिए, चाहे भिलाई नगर, सॉरी क्षमा करेंगे, भिलाई नगर में कांग्रेस है, दुर्ग शहर ग्रामीण, एक से बढ़कर एक विधायक हमारे पास में है और इनके कांग्रेस के विधायक तो जेल में है। मतलब और शिक्षा में भ्रष्टाचार कांग्रेस ने कितना किया है, इसको भी जनता ने देखा है। कांग्रेस में इसको भी जनता ने देखा है। अच्छा देखिए, मैं आप लोग जब बोलते हैं मैं सुनता हूँ, आपने जब बोला मैंने सुना, मैं मुझे बोलने दीजिए, फिर आप बोलिएगा। स्वागत है अली हुसैन जी, पूरा आपको वक्त दिया जाएगा। संजीत जी ऊपर की तरफ देख रहे हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं, तो संजीत जी की बातों का उत्तर मैं पहले दे देता हूं। हमारे भाई संजीत विश्वकर्मा जी ने जो कहा, तो अफसरशाही अगर हावी है, अगर ये ऐसा कह रहे हैं तो ऐसी कोई बात नहीं है। छत्तीसगढ़ में 1 साल से सुशासन की सरकार चल रही है, बहुत अच्छे से सरकार चल रही है और 46,219 बच्चों को आरटी के तहत एडमिशन मिला है। पूरे 33 जिलों में 6,749 स्कूलें हैं और बहुत अच्छा शिक्षा के क्षेत्र में काम हो रहा है। और मुख्यमंत्री जी अभी जिम्मा संभाल रहे हैं, बहुत जल्द जो है जब विभागों का बंटवारा होगा, 2-3 मंत्रियों का जब अभी नाम होगा तो उसमें शिक्षा विभाग भी बढ़ जाएगा। ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है। और बृजमोहन अग्रवाल जी जिम्मे को संभाल ही रहे थे, उन्होंने कई घोषणाएं की, रोजगार से संबंधित घोषणाएं भी की और बहुत अच्छा काम उनका चल रहा है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो भाजपा की सरकार पूरी तरह से गांव और गरीब के बच्चों को, मजदूर के बच्चों को शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है, उनके जीवन में उजियारा लाने के लिए प्रतिबद्ध है। और छत्तीसगढ़ में सरकारी स्कूलों से आरटी के तहत जो बच्चे पढ़े हैं वो बच्चे बहुत अच्छी सेवाएं दे रहे हैं, पूरे देश भर में बहुत प्रशासनिक पदों को प्राप्त कर रहे हैं, गुदड़ी के लाभ पैदा हो रहे हैं, बहुत अच्छा काम चल रहा है छत्तीसगढ़ में शिक्षा में। जी केशव पंडित जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जी यादव जी, 2 चीजें हैं और बड़ी क्योंकि मैं हमेशा बेबाक ही कहता हूं और सच कहता हूं, प्रयास करता हूं कि देश के सामने आ जाए। देखो, वैसे ही हमारे यहाँ का जो युवा है वो पकौड़े तलने के लायक भी नहीं है, शायद भी पढ़ाई में उसको पकौड़ा भी तलना नहीं बताया जाता है, उसको बाद में यूट्यूब से सीखना पड़ता है कि पकौड़ा तला कैसे जाता है, बनाया कैसे जाता है, या तो फिर कोई ना कोई मास्टर शेफ के नीचे उसको काम करना पड़ता है, 2-4 महीने चेलागिरी करके फिर जाके बेचारा सीख पाता है, तब जाके जो है कहीं पकौड़ा भी तल पाता है। मतलब ये आप समझिए कि साइकिल अगर पंचर हो जाए तो पंचर बनाना तक नहीं, जोड़ना तक नहीं आता है, खोलना तक नहीं पता हो पाता है। एजुकेशन में भले ही कितनी मास्टर डिग्रियां हासिल क्यों ना कर ले। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने पहला इंटरव्यू दिया हमारे देश के सबसे बड़े पत्रकार श्रीमान अक्षय कुमार जी को। हालांकि 10वीं फेल हैं, कोई डाउट नहीं है, लेकिन पहला उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया। उन्होंने पूछे सवाल कि देखिए साहब, आप आम चूस के खाते हैं कि काट के खाते हैं, आप कैसे खाते हैं? फिर अभी जो फर्स्ट पॉडकास्ट अभी नरेंद्र मोदी जी ने दिया, और ये तो तमाचा है पूरी की पूरी पत्रकारिता पर, ये पूरी की पूरी योग्यता पर तमाचा है और पूरी पूरी एजुकेशन पर तमाचा है कि ट्यूशन लगा के जिन्होंने अंग्रेजी सीखी उनको फर्स्ट पॉडकास्ट दिया गया निखिल कामत को। निखिल कामत कौन है? इनकी एजुकेशन ही 10वीं तक है और 10वीं में भी फेल हैं। तो निखिल कामत का इतनी योग्यता, आप सोचिए कि फिर बीजेएमसी एमजीएमसी करने वाले जो पत्रकार हैं, इतनी जो है शिद्दत से, कहीं ना कहीं बहुत सारे तो उन्होंने पूरे प्रयास किए और कितने इंटरव्यू किए, कितने शो किए, उनको पॉडकास्ट के लिए बुलाया ही नहीं गया। मतलब पत्रकारिता एक ऐसा क्षेत्र था जहां थोड़ी बहुत इज्जत थी कि भैया पढ़ने लिखने के बाद में आप वरिष्ठ पत्रकार और जूनियर पत्रकार और सीनियर पत्रकार के एक अंतर था, वो समाप्त कर दिया गया कि नहीं, अगर किसी ने जीवन में पढ़ नहीं पाया तो कोई समस्या नहीं है। अगर ये पता होता तो मैं ये कहूंगा कि शायद पढ़ाई पर फिर हमने भी ध्यान नहीं दिया होता, ट्यूशन लगा के सीख लिया कहीं होता कि पढ़ना लिखना होता क्या है, और कम से कम प्रधानमंत्री का इंटरव्यू तो मिल जाता। अच्छा, दूसरे विषय पर आते हैं कि जो सरकारी जो शिक्षक हैं, सरकारी जो हमारे अध्यापक हैं, आपने उनको एक व्यक्ति को ही आप 70-75 हजार, 65 हजार, 55 हजार दे रहे हैं वेतन। कोई यहाँ पर शक नहीं है, अभी तो उनकी 1.5 लाख सैलरी होने वाली है, 2 लाख हो जाएगी क्योंकि 8वां वेतन आयोग जो है अब आने वाला है, सिफारिशें हो ही गई हैं। अब एक अध्यापक आपने बनाया, एक ही अध्यापक को जनगणना मतगणना वोट वो सारा कुछ करना है। मतलब आपने सरकारी आया बस घोषित करना बाकी है, बाकी उसको केवल अध्यापक बना रखा है, केवल नियुक्ति पत्र पर तो वो अध्यापक है, बाकी में सारा काम जितना भी सुबह शाम तक होता है, उठाना धोना बनाना सारा काम वो पूरी आया संभालती है। तो इन अध्यापकों को आया क्यों ना घोषित कर दिया जाए, क्योंकि सरकार तो अपने सारे काम करवाती है। कोई भी पोलियो पिलाना हो तो मास्टर साहब, कुछ भी बिकवाना हो तो मास्टर साहब,
खाना बनवाना हो, मास्टर साहब, अब बेचारे अकेले मास्टर साहब 365 दिन में 54 डेज तो वैसे छुट्टी के निकल जाते हैं, 40-50 दिन और सरकार केंद्र और राज्य की, और रहे बाकी दिन उसमें भाई के राज्य सरकारों की सेवा में गुजर जाते हैं। तो पढ़ाएंगे कब, लिखाएंगे कब अकेले मास्टर साहब? कितना संभालेंगे, कितना आप वजन देंगे? अच्छा, दूसरा एक और जिम्मेदारी उनको दे दी कि फेल करना नहीं है आपको 8वीं तक, अगर आपने फेल कर दिया तो आपकी नौकरी चली जाएगी। अब ये और समस्या, तो वो तो ये कहो कि उनको आप सीधे सीधे बोलो कि सर्टिफिकेट ही दे दो बच्चे को पहले दिन, जैसे जिस दिन एडमिशन करवाने आए तो शिक्षा नीति के तहत उसको पहले दिन ही 8वीं तक का सर्टिफिकेट कि बेटा 8वीं तक आपको आना ही नहीं है, 8 साल तक, 8 साल आपको स्कूल का मुंह नहीं देखना है, खाना खाने आना है, सुबह आओ और दोपहर में आओ, खाना खाओ और बस यहां से निकल जाओ। तो कम से कम अध्यापक को तो थोड़ी राहत मिलेगी कि ठीक है, कम से कम मन से सेवा कर पा रहे हैं, 2-2 जिम्मेदारियां उसके ऊपर। तो इसमें क्या, कैसे बदलाव आएगा? 2020 की शिक्षा नीति तो बनी, लेकिन बदलाव क्या हुआ? सिस्टम कहां बदला? क्या अब उन्होंने पोलियो पिलाना छोड़ दिया? क्या इन कामों के लिए आपको मेन पावर नहीं बनानी चाहिए थी? एक को क्यों आप 70,000 दे रहे हो? 2 करिए ना, वहां पर 3 करिए, कम से कम 1-2 झाड़ू पोंछा करेंगे गवर्नमेंट का, तो कम से कम 1-2 पढ़ाएंगे भी, तो थोड़ा बहुत जो है रहेगा कि हाँ भाई कम से कम आज से लेकर के ज्ञा तक कुछ ना कुछ वर्णमाला तो आ ही जाएगी, जीवन में कुछ काम आ जाएगा। तो समय नहीं निकाल पाएंगे। शिक्षा नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ, 8वां वेतन आयोग आ रहा है, इस पर भी कोई चर्चा नहीं है, और बस सीधा सा घर में आया, पास कर लिया गया। जनता के लिए क्या, वो 15,000 में, अच्छा एक आम आदमी का घर 11,000 में, 12,000 में, 10,000 में गुजारा हो सकता है, लेकिन साहब का जो है वो घर 3 लाख रुपए में अब चलेगा, क्योंकि बड़े खर्चे हैं। पढ़ाई नहीं की है क्या? अच्छा, जो वेतन मिल रहा है वो तो इसलिए मिल रहा है क्योंकि माँ बाप ने उनको पढ़ाया है, जुगाड़ कर करा के जैसे भी है पढ़ाया है, उसका वेतन है। बाकी काम करने के लिए तो अलग से घूस लेने के लिए उनको अलग से ट्रेनिंग मिली हुई है, नहीं है तो 2-4 महीने में उनके उच्च अधिकारी सिखा देते हैं। तो उनके लिए भी कोई, कहीं जो आप नया बीएनएस लाए उसमें भी आपने कुछ नहीं किया, आप उसमें करते और आप कहते कि अगर ऐसे अधिकारी पाए जाएंगे तो तत्काल निष्कासित किए जाएंगे और इनकी पूरी संपत्ति जब्त होगी, रिकवरी होगी, सब होगा। तो इस तरह की चीजें क्यों नहीं होनी चाहिए? एजुकेशन नीति या नामकरण केवल कर देने से, बार बार नामकरण तो होते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर होने वाले सुधार कब होंगे? बस ये देश पूछना चाहता है कि इसमें क्यों नहीं, जब ये कहा जाता था कि 10वीं तक 12वीं तक पढ़ लो, कब काम कभी नहीं आएगा, तो आप ही सूरदास, रहीमदास, कबीरदास आप भी तो पढ़ा रहे हैं वही, आपने इनको हटा दिया होता, आप कह देते कि स्पेशल किसी को पढ़ना है तो पढ़िए जाकर के, हम तो देखिए बिजनेस सिखाएंगे आपको। अरे कम से कम कुछ ना कुछ तो सीख जाता, क्या पता पैसे के अभाव में किसी ने 5वीं तक 10वीं तक एजुकेशन ग्रहण कर पाता अगर व्यक्ति, तो वो कम से कम पढ़ लिख के कुछ ना कुछ अपना बिजनेस संभाल पाता। जी धन्यवाद। जी, मैं अली हुसैन सिद्दीकी के पास जाना चाहता हूँ। अली हुसैन सिद्दीकी जी, आप लगातार जब कांग्रेस में थे तो कांग्रेस के सरकार के खिलाफ चलाते थे, जब कांग्रेस की सरकार थी, मेरा ये कहना है कि निष्कर्ष कैसे निकलेगा? क्या 24 बच्चों के लिए जनहित याचिका लगाना क्या सही रहेगा? क्या आप इस पहल को करेंगे? अली हुसैन सिद्दीकी जी, आप लॉ की भी ज्ञाता है। अली हुसैन सिद्दीकी जी, क्या 24 बच्चों के लिए आप जनहित याचिका हाई कोर्ट तक दायर करेंगे? क्या निष्कर्ष निकल पाएगा बच्चों के लिए? अली हुसैन जी, देखिए, हर मुद्दे के लिए जनहित याचिका नहीं होती है, उसके लिए बहुत सारे स्टेज होते हैं। अगर यहाँ पे जिला प्रशासन के द्वारा, कलेक्टर के द्वारा समिति बना करके अगर इस पे निर्णय लिया गया है तो उसके लिए संभाग आयुक्त है, उसके लिए राज्य शासन है, और संभाग आयुक्त नहीं समझता है, राज्य शासन नहीं समझती है, राज्य सेक्रेटरी है, शिक्षा सेक्रेटरी है, शिक्षा मंत्री है और विधानसभा है, बहुत सारे स्तर हैं। अगर सरकार को अवगत कराने का काम आपके टीवी के माध्यम से किया जा रहा है और यहाँ पे उस पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं जो अपनी सरकार तक के जनता की आवाज को पहुंचाने का काम कर सकते हैं, तो उसके लिए जनहित याचिका कोर्ट जाना ही एक निर्णय नहीं है, ये भी एक कोर्ट था। इस कोर्ट में निर्णय लिया गया है, जो कोर्ट कलेक्टर के माध्यम से कमेटी बना करके उन बच्चों को हटाने का काम किया है। उसके ऊपर भी संभागायुक्त एक कोर्ट होता है, उसके ऊपर भी एक कोर्ट है, और इस प्रकार से बहुत सारे ऐसे कोर्ट रहते हैं जो लोगों को पता नहीं होता है। सिर्फ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही कोर्ट नहीं होता है, बहुत सारे ऐसे निर्णय लेने के लिए लोगों को कमेटियां बनी हुई है। तो इसके लिए संभागायुक्त को अपन लोग जाकर के मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। आज आप गए हुए थे जिस प्रकार से संचालक के पास में, संभागीय संचालक के पास में,
और वहां पे आपने बात रखने का प्रयास किया होता अगर वो हम मिलते तब, लेकिन आप भी नहीं मिल पाए, संजीत जी भी गए हुए थे 1 बजे, वो भी नहीं मिल पाए। और मैं प्रयास करूंगा कि जल्दी से जल्दी जा करके मैं उन लेकिन हमारे जयप्रकाश जी मिल जाते हैं लड़ाई को अगली बार आप जब जाएं तो मुझे बताइएगा, मैं फोन करूंगा, वो बैठे रहेंगे वहां पर। यादव जी, जयप्रकाश यादव जी साथ में चले तो ज्यादा बेहतर होगा कि क्योंकि वो स्वागत है, बिल्कुल दोनों भाई साथ में चलेंगे। लोगों के बीच के प्रवक्ता है, वो मेरे साथ चले। मैं उनको आमंत्रित करता हूँ कि कल शनिवार वैसे छुट्टी है तो सोमवार के दिन हम लोग चलते हैं, क्योंकि शनिवार संडे 2 दिन तो यहाँ पे वीकेंड छुट्टी दे रखी है छत्तीसगढ़ सरकार ने। तो हम लोग सोमवार के दिन चलते हैं और उन 24 बच्चों को न्याय दिलवाने का काम करते हैं। टेक्निकल रूप से जिस प्रकार से उनको हटाया गया है, उनको उसी विधि सम्मत रूप से उनको वापस रखने का और रखवाने का काम अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो किया जाए, ना कि यहाँ पे कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी करने से उन बच्चों का भविष्य नहीं सुधर सकता है। मैं चाहूंगा कि उन बच्चों का भविष्य सुधरे। जिस विषय पे हम लोग बात कर रहे हैं वो विषय ये आज सिर्फ खबर बन करके ना रह जाए, उन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ऐसा प्रयास करूंगा। और उसके लिए मैं आप लोगों का भी साथ चाहता हूं, आप लोगों के साथ में चलते हैं, हम लोग बात करके देखते हैं। और यहाँ पे डिबेट तो होता रहेगा, राजनीति चलती रहेगी, बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें हम राजनीति करते रहेंगे। यहाँ पे उन 24 बच्चों के भविष्य का सवाल है। यहाँ पे हम लोग सर्वदलीय मंच बना करके उन अधिकारियों से मिलने का प्रयास करते हैं, क्योंकि जब एक बच्चे की माता कलेक्टर के पास मिलने के लिए गई तो उनको बोला गया, उनकी माँ ने मुझे बताया था उस दिन कि उनको बोला गया कि आप लोग फर्जी हैं और आप लोगों के खिलाफ में कार्रवाई हो सकती है, आप लोगों के खिलाफ में कूट रचना की, दस्तावेज में कूट रचना किए हैं आप लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। ऐसी धमकी देकर के उनको भगाने का काम हमारी कलेक्टर महोदया ने किया था। उनसे बात करने के लिए अगर आप सब मेरे साथ में चलते हैं तो मैं चलने के लिए तैयार हूं, और आप लोग नहीं भी जाएंगे तो मैं तो जरूर जाऊंगा। जी, आप लोग आपके बात से सहमत है अली हुसैन सिद्दीकी जी? जयप्रकाश जी, आप जाने के लिए सहमत है अली हुसैन सिद्दीकी जी के साथ? जयप्रकाश जी, ये बहुत ही अच्छी सोच है। अली हुसैन सिद्दीकी जी ने जो बात कही है कि निश्चित रूप से 24 बच्चों के भविष्य का मामला है, तो उसके लिए हमें जहां भी जाना होगा हम सब साथ चलेंगे और बच्चों के भविष्य के साथ जो अगर किसी भी प्रकार की विसंगति सामने आ रही है तो उसको दूर करके उन्हें उनका अधिकार दिलाएंगे। इसके लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए जहां तक शासन प्रशासन तक, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी तक पूरा विषय पूरी जिम्मेदारी के साथ पहुंचाएंगे और बच्चों के साथ न्याय होना चाहिए, यह हमारी सोच है और इसके लिए हम कृत संकल्पित हैं। अली हुसैन सिद्दीकी जी और मैं, हम दोनों साथ चलेंगे और आग्रह करते हैं संजीत जी भी चले और सोमवार को जाकर के जिला शिक्षा अधिकारी से बातचीत करके इस पूरे विषय का निदान कर लिया जाए। संजीत विश्वकर्मा जी, आप भी बता दीजिए, आप भी चलेंगे 24 बच्चों के लिए? मैं बहुत देर से इस विषय पर बात रखना ही चाह रहा था। हम इससे पहले ही हमारे साथी सिद्दीकी जी ने अपनी बात रख दी और निश्चित ही उन्होंने मेरे मुंह की बात बिल्कुल अपने जुबान से रखा और मुझे कहीं कोई संदेह नहीं है कि इस विषय पर सर्वदलीय हम लोगों को एक साथ होकर जानी है, किसी दल की जरूरत नहीं यहाँ पर। और ये डिबेट ही ना रह जाए, पत्राचार ही ना रह जाए, इस बात का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और ये डिबेट चूंकि है आज इस विषय पर, तो इस विषय पर चर्चा भी होना चाहिए। जैसे हमारे साथी जी, मैं फिर से रिपीट कर दूं कि सिद्दीकी जी तो ठीक है, बिल्कुल ही चले, हम तो आज उस विषय पर लेकर पहुंचे ही थे, लेकिन सिद्दीकी जी जाएंगे तो निश्चित ही हमारी आम आदमी पार्टी भी वहां पर पहले से ही आपको मौजूद मिलेगी। निश्चित जब आप पहुंचे हम आपके साथ मिलेंगे वहां पर, किसी भी कंडीशन में बच्चों के। जयप्रकाश जी भी है। इसी के साथ आज का जो हमारा ये कार्यक्रम है उसे हम बंद करते हैं और आगामी जो हमारा जो मेरी बात कंप्लीट नहीं हो पाई थी, एक अंतिम विषय जो पंडित जी कहे वो मैं रखना चाह रहा था। एक मिनट, आप यादव जी आपने बोला था उसको जवाब आप लेते जाइए। आज आपको पता होगा दिल्ली के अंदर में आम आदमी पार्टी शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर चुनाव लड़ रही है और यही गुजरात में भारतीय जनता पार्टी 27 साल कूद कर दिल्ली पहुंचे थे। 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार गुजरात में है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी आपकी अपमान भी कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी अपमान भी कर रही है, बहुत सारे काम कर रही है। यहाँ तो पसमानदा मुसलमानों का ही पूरी तरह से अपमान कर दिया और उस पर तो कोई बातचीत भी नहीं है। दिल्ली का चुनाव तो आजकल इतना गर्म है,
जलेबी रसगुल्ले ये क्या गर्म होंगे? मतलब आप छू नहीं सकते हो राजनीति को। चलो क्या हाल है इसी के दिल्ली साथ के अंदर? डिबेट को समाप्त पंडित जी की करते बात समय एक आई थी, पंडित जी ने समाप्त कहा होने था जा कि शिक्षकों के ऊपर बोझ क्यों आ जाता है, तो बहुत जिन कुरीतियों पर विजय पाना शासन के धर्माचार्य, पुलिस, अदालत, सामाजिक संगठनों के लिए असंभव है, उसे संभव बनाना जो है शिक्षकों के ही हाथ में है। शिक्षक जो है बड़ी आसानी से चीजों को करने के लिए सक्षम होते हैं और शिक्षकों का सम्मान है। शिक्षक जो है न सिर्फ बच्चों को शिक्षित करते हैं, पूरी बात आने दीजिए, शिक्षकों के द्वारा जो न सिर्फ बच्चों को शिक्षित करते हैं बल्कि पालकों को भी शिक्षित करने का जो मादा है वो शिक्षकों में है और शिक्षकों के इसी के ऊपर साथ पूरा भार समाज को आज आगे के लेकर इस जाने डिबेट का को है। हम समाप्त करते हैं जयप्रकाश जी। आज के हम इस डिबेट को समाप्त करते हैं, हमारा जो समय है वो समाप्त होते जा रहा है। इसी के साथ आप बने रहिए। एक मिनट।